नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले लेक्चर में मतलब कि इसके पार्ट 1 में जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाना, उसके साथ साथ जो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु के बारे में जाना। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ विचलन कोण तक पढ़ा हुआ था, तो इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रतिबिंब से शुरुआत करेंगे और उसके आगे ही इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो स्टेट का हो मतलब यूपी, एमपी, इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट से रिलेटेड हैं, उसके साथ साथ एसएससी, रेलवे सभी में। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है? जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब के इसी के अनुसार मिलने और मिलती हुई प्रतीत होने के अनुसार प्रकार भी होते हैं और इसमें क्यों परावर्तित होने का वर्णन किया गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पड़ती है फिर उससे परावर्तित होकर हमारे आँखों पे आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए ये कोई एक दर्पण है, ठीक है, जैसा कि हमारे घर में बिल्कुल सीधा रहता है, उस पर ही समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके का वस्तु। तो इस वस्तु से मान लीजिए कुछ टेपर पे इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण चली, दर्पण में पड़ी और टकरा के फिर ऐसे निकल गई। नियम अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, माध्यम पड़ा फिर हट गया। फिर दूसरी किरण क्या होती है कि जो कुछ इस तरीके से आती है और फिर यहाँ पे चल जाती है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें आपस में यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। तो जब दोनों किरणें जो है वास्तव में जब मिलती हैं तो इससे जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, मतलब जो किरणें मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये पूछता है हमेशा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब परावर्तन के पश्चात जब दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसी के अनुसार आभासी प्रतिबिंब भी होता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और इसमें जो है अब जो प्रकाश की किरण आई बिल्कुल इससे सीधे आती है, सीधे आएगी तो बिल्कुल इसी अक्ष में वापस लौट जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे कुछ टेपर होके आती है, दर्पण में पड़ती है और फिर ऐसे निकल जाती है। लेकिन ऐसे बिल्कुल ये सीधे नहीं जाएगी, ये कुछ कोण पे आई है तो कुछ कोण पर ऐसे निकल जाएगी। तो क्या आगे ये कहीं मिल रही है? नहीं। लेकिन इसको जब हम इसको दर्पण का जो ये दूसरा सतह है पॉलिश किया हुआ, इस साइड जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कहीं मिलेगा दोनों किरण। जहाँ पे दोनों किरण मिलेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यही इसमें मैंने लिखवाया है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जब प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार बने हुए प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार के प्रतिबिंब भी होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो जैसा कि ये सभी जो प्रतिबिंब का बनने का जो खेल है ये होता है दर्पण पे। तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दर्पण के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है वो है समतल दर्पण और दूसरा जो है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण जो हम अपने घर में जो यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, उसके साथ साथ जिसमें हमेशा अपने चेहरे को देखते हैं, शेविंग करते हैं, उसके अलावा जो भी कार्य करते हैं, तो उस दर्पण को हम कहते हैं क्या? समतल दर्पण। फिर गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण जो होता है वो कुछ इस तरीके से इतना टेपर होता है, जिसका एक सिरा या तो अंदर वाला जो है परावर्तक होता है या तो बाहर वाला। तो आपके मन में बात ये आ रहा होगा कि जब ये इतना ही भाग है तो इसको हम गोली दर्पण क्यों कहते हैं? तो गोली दर्पण कहने का कारण ये है क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसे दर्पण का कटा हुआ भाग था
जो पूरा गोल था उसी में से इसको हमने काट के इतने भाग को दर्पण बनाया है। जैसे कि अगर आप चश्मे का शीशा वगैरह देखेंगे तो वो कुछ टेपर रहता है, तो उसी को हमने क्या कहा जाता है, गोली दर्पण कहा जाता है। तो गोली दर्पण ही हो गया। अब इसके बारे में जो है हम डिटेल से आगे बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो है समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उससे हम बात करेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण से जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है ये हमें बताना होता है। और इसमें केवल ऑप्शन ही पूछा जाता है, हमें वहाँ डराइव तो करना नहीं होता, तो हम उसी को ध्यान देंगे। तो क्या होता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। तो जैसा कि अगर आप अपने रियल लाइफ में भी इसको अगर देखेंगे तो यही सेम फिनोमेना होता है कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जिस तरीके से हम खड़े होते हैं उसी तरीके से प्रतिबिंब में हमारी इमेज बनती है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी से समान होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर ये दर्पण है, ये अगर हमारा दर्पण है तो दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी में दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। मतलब अगर हम 5 मीटर की दूरी पे वस्तु से खड़े हैं तो 5 मीटर की दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दर्पण से। तीसरा क्या है कि बना हुआ जो प्रतिबिंब रहता है वो आभासी रहता है, पार्श्व परिवर्तित। आभासी मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना हुआ है, तो ये जान लीजिए जिस भी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो आभासी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हमें पेपर में तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि बना हुआ प्रतिबिंब जो रहता है आभासी रहता है। और यहाँ जो मैंने एक शब्द लिखा है पार्श्व परिवर्तित, इसका मतलब ये हुआ, पार्श्व परिवर्तित का मतलब कि जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हुए इस तरीके से, तो हम अपना इधर दायां हाथ उठाएंगे तो उस साइड जो है बायां, यही हाथ उठेगा लेकिन वो बायां हाथ रहेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है कि ये पार्श्व परिवर्तित होगा। तो इन्हीं सभी 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों से जो है समतल दर्पण से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा अक्सर पूछे जाने वाले, तो वो ये है कि अगर किसी दर्पण में आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो आपको कितनी बड़ी दर्पण लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि पूरी छवि देखने हेतु आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो लंबाई है वो है 5 मीटर, तो पूरी लंबाई देखने के लिए हमको 2.5 मीटर का दर्पण लेना होगा, तभी उसमें हम जो है पूरी लंबाई की वस्तु को देख पाएंगे। फिर उसके बाद जिस टॉपिक से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा गया है महत्वपूर्ण बिंदु से, उसको हम ध्यान देते हैं, जो कि है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई समतल दर्पण ये रखा हुआ है जिसका ये पीछे जो है पेंट किया हुआ सतह है, ऊपर का भाग जो है परावर्तक है, तो इस पर कुछ कोण से ये मान लीजिए आपतित किरण आ रही है, कुछ कोण से आपतित किरण आ रही है और फिर इधर परावर्तित हो जा रही है, जो कि परावर्तन का नियम है। तो ये तो हो रहा है, लेकिन अगर हम आपतित किरण से ये जो परावर्तक माध्यम है, अगर इसको हम चीटा कोण पे अगर ऐसे घुमा दें तो परावर्तन कोण कितना घूम जाएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपतित किरण के लिए समतल दर्पण को यदि चीटा डिग्री पर घुमाने पर परावर्तित कोण 2 चीटा घूम जाता है। मतलब कि वो जो ये परावर्तित किरण रहेगा वो 2 चीटा घूम जाता है। इस बात का ध्यान रखें, मतलब कि ये जो कोण है और ज़्यादा इससे घूम जाता है इस तरीके। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। ये जो मैंने आपको बताया है कि आपतित किरण पे चीटा डिग्री पे घुमाने पर परावर्तित कोण के साथ कितना घूमेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक बचता है समतल दर्पण से, उसको हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे अपने सर्कस वगैरह है, कहीं जगह सैलून वगैरह में देखा होगा, तो एक समतल दर्पण ऐसे लगा हुआ है, उसी के साथ किसी कोण पे दूसरा समतल दर्पण इस तरीके से जुटा हुआ है। तो मैंने 90 डिग्री पे किया है, कहीं कहीं ऐसे होता है या कहीं ऐसे होता है।
तो अगर इस प्रकार समतल दर्पण अगर आपस में जुटा हुआ है, मान लीजिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, और इसके बीच अगर हम वस्तु अगर कोई रखते हैं तो उसमें बनने वाले दोनों दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। तो इसको ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, किसी कोण पर जुड़े हुए दो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या। तो इसका एक सूत्र होता है सीधे सीधे, जो कि होता है 360 बटे चीटा। मतलब मान लीजिए जैसे ये कोई दो दर्पण है, समतल दर्पण अगर ये एक दूसरे से 45 डिग्री मान लेते हैं अगर जुड़ा हुआ है, तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 और चीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो सीधा मान नहीं आएगा। तो इसको हम मान लीजिए कि ये है 40 डिग्री। तो जब इसको हम 40 डिग्री रखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से अगर हम 36 काटेंगे तो ये पूरा 0 8 32 4 9 या 36, 9 बार में कट जाएगा। मतलब कि बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या n बराबर आ जाएगा 9। और अगर हम मान लेते हैं ये दो दर्पण हैं जो दोनों एक दूसरे से अगर हम मान लेते हैं कि 36 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या n बराबर हो जाएगा 360 बटे 36। तो ये 10 बार में कटेगा। तो एक बार हमने 40 लिया तो यहाँ पे 9 आ रहा है और इसमें 10 आ रहा है, लेकिन इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब की संख्या रहेगा वो भी हम 9 लेंगे। ऐसा क्यों? तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर n का मान विषम है तब तो सही है, लेकिन अगर n का मान अगर सम आ रहा है तो हम बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या में से 1 घटा देंगे और वही हमारे बने हुए कुल प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसी सूत्र से हम इसको जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है आज समतल दर्पण का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे लेक्चर में हम जो है गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे और इसमें कैसे जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। उसके साथ साथ अपने कीमती सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।